हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, यानी हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है। जैसे हमारे देश में पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी हैं, पठार भी हैं। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में द्वीप समूह भी हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सैलें या फिर चट्टानें भी पाई जाती हैं, जैसे कि जिनमें से कुछ चट्टानें जो हैं संगमरमर की तरह कठोर हैं। संगमरमर का प्रयोग जो है ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ चट्टानें जो है सैलखड़ी की तरह मुलायम भी हैं। सैलखड़ी का प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सैल या फिर चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसी हिसाब से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, क्योंकि मिट्टियों का निर्माण इन सैलों से होता है। और हमारे देश में जब विभिन्न प्रकार की सैलें पाई जाएंगी तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ भिन्न भिन्न मिट्टियाँ भी पाई जाएंगी। भारत के जो भूभाग है तो इसका निर्माण किसी एक काल में नहीं हुआ है। यानी हमारे यहाँ जो आप लोग पर्वत, मैदान, मरुस्थल या पठार देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें एक साथ नहीं बनी हैं, बल्कि विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान इनका निर्माण हुआ है और इनके उच्चावचों को भी इस टाइम ड्यूरेशन ने प्रभावित किया है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे कि अपक्षय है, अपर्दन है, निक्षेपण। इनके द्वारा जो वर्तमान उच्चावच हैं, यानी वर्तमान जो आप लोग पहाड़, मैदान या मरुस्थल की ऊंचाई वगैरह देख रहे हैं, इनका निर्माण भी हुआ है, इनमें संशोधन भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी भूआकृतियां हैं उनके निर्माण की व्याख्या दी गई है कि उनका निर्माण कैसे हुआ है। यानी पर्वत, पठार या मैदान इत्यादि जो आप हमारे देश में देख रहे हैं, जो भूआकृतियां आप लोग देख रहे हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनके बारे में यहाँ पर एक सिद्धांत दिया गया है। और यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए यह सिद्धांत जो है पूर्व के कुछ सिद्धांतों का सम्मिश्रण है। इसमें जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, इन सबके विचारों को मिलाकर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों, जिसमें कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, इन सबके विचारों को उन्होंने समन्वित करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए यह सिद्धांत कहता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, ये 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था कि पृथ्वी पर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर है वह क्रस्ट कहलाती है, और क्रस्ट के बाद फिर अंदर आ जाती है मेंटल, यानी क्रस्ट के बाद अंदर वाली जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है, और मेंटल के बाद अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है कोर। तो ऐसे करके हमारी पृथ्वी जो है 3 लेयर्स में डिवाइड है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी यानी क्रस्ट है, ये 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में डिवाइड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? अंटार्कटिक है, उत्तरी अमेरिकी है, दक्षिणी अमेरिकी है, प्रशांत महासागरीय है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, अफ्रीकन है, यूरेशियन है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। देखिए जैसा कि हमने पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना के बारे में बताया था तो आपको पढ़ाया था जो हमारा मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसमें तरल मैग्मा भरा हुआ है, और तरल मैग्मा के ऊपर ही हमारी जो परपटी है, ये परपटी आती है। और हमारी परपटी जो है ये 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। तो हमारा जो तरल मैग्मा है, मेंटल का जो ऊपरी लेयर है, उसमें लगातार तरल मैग्मा प्रवाहित हो रहा है, लगातार वो गति कर रहा है। तो तरल मैग्मा के प्रवाहित होने की वजह से, गति करने की वजह से उसके ऊपर स्थित ये प्लेटें भी गति करती हैं, इनमें भी गति होती है। तो प्लेटों की गति की वजह से प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर जो स्थित महाद्वीपीय सेल हैं, इनमें दबाव उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप वलन यानी कि बलन पड़ते हैं, फोल्डिंग होती है, भ्रंश बनते हैं, फॉल्टिंग होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी प्लेटें गतिशील हैं, इसी वजह से ये सब क्रियाएं हो रही हैं। तो यहां पर आपके सामने प्लेटों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन सी प्लेटें हैं? मुख्य प्लेटें यूरेशियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उत्तर अमेरिकी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ये आपकी कुछ प्रमुख प्लेटें हैं जो कि आपके सामने यहां पर दिखाई गई हैं। अब देखिए यहां पर जो प्लेटों में गति होती है, इनकी गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए यहां पे बताया गया है कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ प्लेटें क्या है, यानी एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। जब एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो क्या होता है, एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जिससे क्या होता है कि
दूसरी प्लेट जो हिस्सा है उसकी जो लेयर होती है उसका कुछ ना कुछ विनाश होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं या फिर एक प्लेट जो है फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। एक प्लेट जो है या तो टूट रही है या फिर धंस रही है, नीचे इसके नीचे धंस रही है। तो ये जो है ये अविसारित परिसीमा बोली जाती है। एक सेकंड यहाँ पर विभाजन बताया गया है कि जब कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यह अविसारित परिसीमा डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करती हैं। यहाँ पर क्या है कि दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक दूसरे से दूर जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल्टिंग हो रही है, यानी यहाँ पर एक भ्रंश क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक भ्रंश क्रिएट हो रहा है और भ्रंश क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो अंदर का तरल मैग्मा है वो सतह पर आ रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर भूआकृति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है तो टकराने से या तो टूट रही है या फिर उसके नीचे धंस रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वलन पड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये टकरा नहीं रही हैं बल्कि एक दूसरे की क्षैतिज दिशा में गति कर रही हैं। तो यह रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब चीजें आती हैं। तो विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी, भूकंप संभावी क्षेत्र जो हैं ये प्लेटों के किनारों पर स्थित हैं, क्योंकि प्लेटें जहां जहां पर टकराती हैं, जहां जहां पर प्लेटों के किनारों से ये एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां पर ज्वालामुखी या भूकंप इत्यादि आते हैं। यहाँ पे बताया गया। लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ प्लेट के अंदर निरंतर गति होने की वजह से कुछ प्लेट के अंदर भी ज्वालामुखी इत्यादि क्रियाएं हैं ये चलती रहती हैं। देखिए अब तक तो हमने पृथ्वी के ऊपर बनने वाली जो भूआकृतियां हैं उनके निर्माण से संबंधित सर्वमान सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जो भूखंड है वो कहाँ से निकल कर आया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित 4 अलग अलग मैप दिए गए हैं। पहले मैप में आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर केवल एक बड़ा सा एक एकल महाद्वीप दिखाया गया है और इस एकल महाद्वीप को, इस बड़े से एक संयुक्त महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया गया है। 225 मिलियन साल पहले हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया का नाम दिया है। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले इस पेंजिया का विभाजन हो जाता है और ये पेंजिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा है, इसको लॉरेसिया या फिर अंगारा लैंड कहा गया है। वहीं इसके दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया है। आज से करीब 100 मिलियन साल पहले ये जो लॉरेसिया और गोंडवाना है इनमें भी विभाजन होता है और इनके विभाजन से अलग अलग भूखंड निकलते हैं। आज जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं वो स्थिति इसी की खंड से निकलकर तैयार हुई है। यानी आज जो आप अलग अलग 7 महाद्वीप देख रहे हैं वो 7 महाद्वीप आज जो निकले हैं वो इन्हीं दोनों खंडों से निकलकर आए हैं। तो यहाँ पर वही कहानी बताई गई है कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात हमारा जो प्रायद्वीपीय भूखंड है ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था और गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज से 225 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप हुआ करता था, केवल एक ही महाद्वीप था जिसको वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया है। और करीब 150 मिलियन साल पहले इस पेंजिया में भी विभाजन होता है, पेंजिया भी डिवाइड होता है। इसका उत्तरी हिस्सा जो है उत्तर में अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया के नाम से जाना गया और इसका दक्षिणी हिस्सा जो है गोंडवाना के नाम से फेमस हुआ। देखिए गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक क्षेत्र शामिल थे। वहीं अंगारा भूभाग के विशाल क्षेत्र में यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड के क्षेत्र शामिल थे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो आप वर्तमान में आज भूखंड देख रहे हैं ये कहाँ से निकले हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूरोप, एशिया या उत्तर अमेरिका ये किसके पार्ट हैं, गोंडवाना के पार्ट हैं या फिर अंगारा या फिर लॉरेसिया के पार्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अंगारा लैंड से कौन कौन से पार्ट निकले हैं और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से भूभाग निकले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो संवहनीय धाराएं हैं इन्होंने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है ये गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। यानी कि संबंध धाराओं की वजह से क्या है, संबंध धाराओं की वजह से जो गोंडवाना लैंड था इसका विभाजन होता है और इसका जो एक टुकड़ा है जिसको भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने प्लेट विवर्तन के में आपको बताया था कि 7 बड़ी प्लेटें हैं, तो इसमें से ही एक बड़ी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
तो ये प्लेट जो है इससे अलग होने के बाद, यानी कि गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। और जब ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी तो उत्तर में पहले से मौजूद जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ये उससे जाकर टकराई, यानी परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ऊपर पहले से मौजूद यूरेशियन प्लेट है, ये जाके जब ऊपर की ओर बढ़ने लगी तो इस प्लेट से जाके टकराई। और देखिए इस टकराव की वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टैथिज भू अवनति के जो अवसादी चट्टान है इनमें वलन पड़ गए, और वलन पड़ने की वजह से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। देखिए कहानी यह है कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी तो उस समय यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में, यहाँ पर टैथिज भूसागर हुआ करता था। जब ये प्लेट लगातार ऊपर बढ़ती गई है तो टैथिज भूसागर जो है वो संकुचित होता गया है, और उसके जो अवसाद हैं उन अवसादों में जब दबाव पड़ा है, दबाव पड़ने की वजह से क्या हुआ है, वहां पे वो वलित हो गए हैं, वलित होकर एक पर्वत श्रृंखला के रूप में वो उभरकर सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर वही कहानी बताई गई है कि टैथिज भू अवनति के जो अवसादी चट्टान है ये वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट जो है ये काफी बड़ी प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है एक छोटी प्लेट है। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इससे टकरा रही है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो नीचे की ओर धंस रही है, और ऊपर जो टैथिज भूसागर है इसके जो अवसाद है उनमें वलन पड़ने की वजह से एक पर्वत श्रृंखला बन गई है। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा है, एक प्लेट तो ऑलरेडी ये है ना, और दूसरी प्लेट जो है इसके नीचे आके धंस रही है, ऐसे करके धंस रही है। तो ये हिस्सा तो ऊपर उठता गया, लेकिन यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक बेसिन या द्रोणी तैयार हो गई। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि टैथिज के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी या कह सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण हुआ। अब समय के साथ साथ क्या, समय के साथ साथ जब यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी खड़ी हो जाती है और साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा भी है, तो उस पर्वत श्रृंखला से जो भी नदियां वगैरह निकली हैं, उन नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लगाए गए हैं, उन अवसादों से ये बड़ी द्रोणी थी, ये समय के साथ पटती चली गई, बढ़ती चली गई। तो आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, पूरा का पूरा समतल स्थान देख रहे हैं, वही आपका उत्तर भारत का मैदान है। तो समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली जो नदियां हैं, इनके अवसादी निक्षेपों के द्वारा धीरे धीरे ये भर गया। नहीं, पहले के समय में यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ जो नदियां हैं, उत्तर के पर्वतों की नदियां हैं या फिर प्रायद्वीपीय पठारों की जो नदियां हैं, ये अपने साथ जो अवसादी निक्षेप लाई हैं, उन्होंने यहाँ पर उन्हें डंप कर दिया है, और ऐसे करके पूरा का पूरा ये बेसिन कवर्ड होते चला गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो ये पूरी कहानी है। तो यहां तक कि आप कहानी समझ गए होंगे, कैसे हिमालय बना है, कैसे उत्तर भारत का मैदान तैयार हुआ है, ये कहानी आप जान गए होंगे। अब अगर हम भूगर्भीय तौर पर देखें तो भूगर्भीय तौर पर जो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला खंड है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका प्राचीनतम भूभाग है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है। जबकि आपका हिमालय रीजन और जो आपका उत्तर भारत का जो मैदान है, ये नवीनतम पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण काफी बाद में हुआ है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। हालांकि आप लोग देखेंगे कि आज से लगभग 20 साल पहले इस वाले भाग में भी भूकंप इत्यादि आने स्टार्ट हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि जो आपकी प्रायद्वीपीय खंड है, प्रायद्वीपीय खंड में भी एक भ्रंश क्रिएट हो रहा है, एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, यानी प्रायद्वीपीय जो प्लेट है ये भी टूट रही है। ये टूटने की वजह से प्रायद्वीपीय खंड में भी भूकंप इत्यादि के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जैसे कि गुजरात रीजन में भूकंप आया आज से 24 साल पहले, तो इसी का कारण आया क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रायद्वीपीय प्लेट है ये टूट रही है। टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पर प्रायद्वीपीय खंड में भी अब भूकंप आने लगे हैं। पहले भूकंप नहीं आते थे। जबकि अगर हम उत्तर के मैदान की बात करें या फिर हिमालय रीजन की बात करें तो ये नवीनतम स्थिराकृतियां हैं। यहाँ पर लगातार दबाव पड़ रहा है, लगातार दबाव पड़ने की वजह से यहाँ पर लगातार एनर्जी भी कभी कभी रिलीज होती है, तो यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की कहानी बताई गई है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। कम ऊंची पहाड़ियों का मतलब क्या है कि सबसे प्राचीनतम भूखंड है, तो समय के साथ साथ इसका अपरदन भी हुआ है। अपरदन की वजह से जो प्रायद्वीपीय पठार की जो पहाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा नीची हो गई हैं। जबकि जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान के ऊपर जो हिमालय है, हिमालय जो है नवीनतम भूआकृति है, तो हिमालय जो है काफी ज्यादा नवीन होने की वजह से हिमालय की ऊंचाई काफी ज्यादा है। हिमालय और उत्तरी मैदान जो है ये हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग इसलिए है क्योंकि लगातार जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आज भी धीमी गति से यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, और बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, लगातार वलन हो रहा है, लगातार दबाव पड़ रहा है और लगातार भूकंप भी आ रहे हैं।
तभी आपने सुना होगा कि लगातार ये कहा जाता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट में धंस रही है। इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि आपको ये चीज महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्लेटों की गति जो है मिलीमीटर्स में या फिर पूरे साल में 1 या आधी सेंटीमीटर में होती है, तो आपको महसूस नहीं होगी। आपको तभी महसूस होता है जब तेज तीव्र गति का भूकंप आता है, तभी महसूस होता है कि कुछ हो रहा है। वैसे आपको अक्सर ये महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि हिमालय की जो पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। अब यहाँ पर भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में बताया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले वर्ग में हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। भूगर्भीय रूप से अगर हम देखें तो भूगर्भीय रूप से हिमालय जो है एक युवा पर्वत श्रृंखला है, और बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय जो है बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है, यानी ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यानी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा अवरोध देखने को मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। इसकी लंबाई बताई गई है, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्धवृत्त जैसा बन जा रहा है, और इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई में अंतर है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में यानी कि कश्मीर वाले रीजन में करीब 400 किलोमीटर है, और पूर्व वाले रीजन में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ये अरुणाचल वाले रीजन में इसकी चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर के करीब है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये इसका पश्चिमी रीजन है और इसका पूर्वी हिस्सा है। तो पश्चिम में यहां पर इस साइड में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और इस साइड में आते आते अरुणाचल वाले रीजन में यहां पर चौड़ाई 150 किलोमीटर रह जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी यहाँ पर देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से देखते हुए दक्षिण में जो इसकी पर्वत श्रेणियां हैं, तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी सबसे जो उत्तर वाली जो श्रेणी है उसे बृहद या फिर महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे उत्तर वाली ये वाली जो पर्वत श्रेणी आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इसको बृहद या फिर महान या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। और यह हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है। यानी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जो है उसमें स्थित ये श्रृंखला है। जो आपका बृहद या फिर महान हिमालय है, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बीच बीच में गैप वगैरह नहीं है, कंटिन्यूअस ये श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। यानी हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर इसी बृहद या फिर महान हिमालय वाली श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आ जाते हैं। यहाँ पर शिखर दिए गए हैं, देश दिए गए हैं और उनकी ऊंचाई बताई गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमालय ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। कंचनजंगा भारत में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू ये नेपाल में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। नंगा पर्वत ये भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा जो है ये भी नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। नंदा देवी जो है भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेट भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा वरवा या नामचा बरुआ ये भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। गुरला मंदाता ये नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। देखिए, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर आपने गॉडविन ऑस्टिन को क्यों काउंट नहीं किया, जो K2 चोटी है उसको काउंट क्यों नहीं किया। देखिए, K2 जो है हिमालय का पार्ट नहीं है, K2 जो है पार हिमालय में आ जाती है। इसके बारे में हम जब क्लास 11th में पहुंचेंगे तो विस्तार में आपको बताएंगे कि K2 जो है हिमालय का पार्ट क्यों नहीं है। तो K2 जो है हिमालय में नहीं आती है, बल्कि ये पार हिमालय में आती है। इसी वजह से K2 को यहां पर कंसीडर नहीं किया गया है। अब देखिए, यहां बताया गया है कि महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है ये असममित है, यानी असिमेट्रिक है। असममित का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर मैं एक संरचना आपको बना के दिखा रहा हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये संरचना आप देख पा रहे हैं, इस तरह की संरचना जो है ये सममित संरचना है। अब मान लीजिए एक संरचना ऐसी है,
इस तरह की, एक ऐसी हो जाती है और ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ये असममित है, ये सममित है। तो यहाँ पर महान हिमालय की जो वलय की प्रकृति है असममित है, यानी असममित का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इसकी श्रृंखलाएं हैं वो एकदम एक जैसी हाइट की नहीं है, बल्कि क्या है, थोड़ा बहुत उनमें ऊंचाई में अंतर है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। हिमालय का जो ये वाला पार्ट है, यानी कि बृहद हिमालय वाला पार्ट है, इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। चूंकि यह हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो हमेशा यह बर्फ से ढकी रहती है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऊंचाई के साथ ऊपर जाने पर जो तापमान होता है उसमें गिरावट आती है। इसी वजह से पहाड़ों की जो चोटियां होती हैं उन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और इस वाले हिस्से से बहुत सारी हिमानियों का प्रभाव भी होता है, प्रवाह भी होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये आपका जो है महान या फिर बृहद हिमालय है, ये रीजन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है बृहद हिमालय के नीचे या दक्षिण में लघु या फिर मध्य हिमालय। तो बृहद हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला यह सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। यानी लघु या फिर मध्य हिमालय को हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से भी ये जानी जाती है। देखिए बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के नीचे ये वाली श्रृंखला इस तरह से आ जाती है। इसकी ऊंचाई जो है बृहद हिमालय की तुलना में कम है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। इसकी पीर पंजाल श्रृंखला, देखिए जो लघु या फिर मध्य हिमालय है इसमें भी कई सारी श्रृंखलाएं हैं। जैसे इसका पीर पंजाल वाली जो श्रृंखला है जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में पड़ती है, तो इसकी जो पीर पंजाल श्रृंखला है ये सबसे ज्यादा लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके बाद धौलाधार जो श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके अलावा महाभारत श्रृंखला जो है ये नेपाल में पड़ती है। तो ये इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, देखिए कश्मीर की घाटी जो है पीर पंजाल श्रृंखला में पड़ती है, और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां जो है ये धौलाधार जो इसका श्रृंखला है इस वाले पार्ट में पड़ती हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों, यानी पहाड़ी नगरों में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत वो इसी श्रृंखला में ही पड़ते हैं। यानी जो आप लोग मसूरी, नैनीताल या फिर रानीखेत घूमने जाते हैं ये सभी लघु या फिर मध्य हिमालय रीजन में ही पड़ते हैं। देखिए इसके बाद हिमालय की सबसे भारी या फिर दक्षिणी श्रृंखला आ जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय की सबसे आंतरिक या सबसे उत्तरी श्रृंखला जो है बृहद या महान या फिर हिमाद्री हिमालय है। उसके बाद फिर लघु हिमालय आ जाता है, और सबसे नीचे जो आ जाता है वो आ जाता है शिवालिक या फिर भाय हिमालय। तो हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है, इसको शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है, और इसकी ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा कम है। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से, यानी मुख्य हिमालय की श्रृंखला में कौन कौन सी आ जाती हैं, जो आपकी बृहद हिमालय वाली श्रृंखलाएं आ जाती हैं, लघु हिमालय वाली श्रृंखलाएं आ जाती हैं। तो उन श्रृंखलाओं से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा जो असंपीड़ित अवसाद हैं, जो असंपीड़ित अवसाद लाकर वो ड्रॉप करती हैं, उससे यह श्रृंखला बनी है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जो मुख्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं इनसे निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से ये श्रृंखला बनी है। असंपीड़ित का मतलब क्या है? असंपीड़ित का मतलब ये है कि ऐसे अवसाद जिन पर बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़ा हो। यानी कि कहने का मतलब ये शिवालिक श्रृंखला जो है बहुत ज़्यादा कठोर या फिर ठोस नहीं है, क्योंकि ये असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ये घाटियां जो है बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देखिए जो निम्न हिमाचल यानी बीच वाली श्रृंखला है और शिवालिक वाला रीजन, ये वाला रीजन है, इनके बीच में जो कुछ कुछ घाटियां हैं इनको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम बताए गए हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ दूनों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये निम्न हिमाचल या फिर शिवालिक के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिए हिमालय का इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम से पूर्व में भी विभाजन किया गया है। यानी हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, और इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। यानी ये वाला जो विभाजन है ये नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सतलुज और सिंधु के बीच, देखिए यहाँ पर आपकी देख पा रही है सतलुज नदी बह रही है और ऊपर आपकी सिंधु नदी बह रही है, ये वाली नदी बह रही है। इसके बीच वाला जो रीजन है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी ये वाला जो भाग है हिमालय का ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से ऐसे पश्चिम से पूर्व अगर बढ़ेंगे तो इसे क्रम से कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नहीं वैसे तो पंजाब हिमालय है, लेकिन आप पश्चिम से पूर्व में जब आप बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर सिंधु से लेकर सतलज के बीच में अगर आप इसको देखेंगे तो इसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। लेकिन अगर आप पश्चिम से लेकर पूर्व वाले रीजन में इसको बढ़ेंगे, ऐसे करके इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको कश्मीर वाले रीजन में इसको जो है कश्मीर हिमालय, और आगे फिर जैसे हिमाचल में बढ़ेंगे तो वहां पर इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
देखिए ये सतलुज नदी है और इस साइड में आपकी जो है काली नदी आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काली नदी आ जाती है। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है यानी जो आपका उत्तराखंड वाला जो रीजन आ जाता है, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियों, देखिए काली नदी और जो आपकी तीस्ता नदी है, इनके बीच वाला जो हिमालय है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियों, इन तीस्ता और दिहांग नदी वाला जो पार्ट है, इस वाले भाग को जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ये बनाती है। दिहांग महाखंड यानी दिहांग गार्ड के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी यहाँ पर दिहांग गार्ड से क्या होता है, हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और ये भारत की जो पूर्वी सीमा है इसके साथ ये फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है हिमालय का, ये दक्षिण की ओर मुड़ने वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ियां जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थरों यानी अवसादी सेल हैं, इनसे ये बनी हुई हैं। ये अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में यहाँ पर क्रम बताया गया है उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर में पटकाई भूमि, फिर आपकी आ जाती है नागा श्रेणी, यहाँ पर मणिपुर श्रेणी आ जाती है और इस साइड में फिर आ जाती है मिजो श्रेणी। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम बताया गया है। देखिए इसी क्रम में आपको याद करना है, ऐसा नहीं है कि आप मिजो को पहले लिख दें फिर पटकाई को लिखें, नहीं, आपको क्रम में लिखना है कि पूर्वांचल में पटकाई यानी उत्तर से दक्षिण में क्रम बताएंगे आप, पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आपके सामने एक बार मैंने फिर से यहाँ पर मैप आपको दिखा दिया है। भारत की अगली भौगोलिक आकृति में उत्तरी मैदान शामिल है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो भाग आप देख रहे हैं ये उत्तरी मैदान है। तो उत्तरी मैदान जो है ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हैं और इनकी सहायक नदियां, इनसे मिलकर ये मैदान बना है। यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण किया गया है, उन अवसादों के निक्षेपण से यह मैदान तैयार हुआ है। तो यह मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 3200 मीटर लंबा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई लगभग 3200 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 150 से लेकर 320 किलोमीटर है। देखिए इस मैदान की बात करें तो ये मैदान जो है भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे सघनतम बसा हुआ मैदान माना जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, यानी यहाँ पर पानी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अनुकूल जलवायु है। इसी की वजह से यहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और खेती सबसे ज़्यादा किए जाने की वजह से यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में अपना घर भी बना रहे हैं। तो इसी वजह से ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ स्थान माना जाता है। अब देखिए उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है, यानी ये वाला जो पश्चिम वाला भाग है इसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। तो पंजाब के मैदान का निर्माण कैसे होता है? पंजाब के मैदान का निर्माण जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी कि इस मैदान का एक बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि सिंधु और सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो अधिकांश अपवाह क्षेत्र पाकिस्तान में ही है। इसी वजह से ये जो मैदान है इस मैदान का भी एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो सिंध और इसकी सहायक नदियाँ जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये शामिल हैं, ये सभी नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में 2 आबों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए 2 आब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 आब का यहाँ पे मतलब समझाया गया है, 2 और फिर आब। आब का मतलब होता है पानी, यानी पानी की 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। इसी प्रकार पंजाब, जैसे पंजाब नाम आप सुनते होंगे, पंजाब का मतलब ये है कि पंजाब से 5 नदियां बह रही हैं। तो पंज का मतलब है 5 और आब का मतलब है पानी, यानी 5 नदियों का क्षेत्र। इसी वजह से उसका नाम पड़ा है पंजाब। इसके बाद आपने सिंधु का मैदान देख लिया, अब है आपका गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है, यानी यहाँ पर आपकी घग्गर नदी है और इधर तीस्ता नदी है, तो इनके बीच में इसका विस्तार है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके बाद अगला वाला है यह ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों ने किया है।
तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है, यानी गंगा के मैदान के पूर्व में, यानी खास करके जो असम रीजन है यहां पर स्थित है। अब देखिए, आकृतिक भिन्नता के आधार पर जो उत्तरी मैदान है इसको 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है भाबर। देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी साथ में लेकर आती हैं। यानी कि पहाड़ों से निकलकर सीधे सीधे जब मैदानी इलाकों में आती हैं तो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ होते हैं उनको निक्षेपित करती हैं। क्योंकि इन पत्थर और कंकड़ों का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो इस वजह से नदियां जो होती हैं वो इनके नीचे बहने लगती हैं। यानी कि नदियां जो है इस क्षेत्र में ऊपर की ओर दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा लगता है कि नदियां जो है विलीन हो गई, खो गई हैं। तो नदियां जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से लेकर 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का मतलब कंकड़ और पत्थर का निक्षेपण करती हैं। और रीजन यही है निक्षेपण करने का, क्योंकि इनकी गति जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो मंद हो जाती है। तो मंद होने की वजह से अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर या चट्टानें होती हैं उनको इस भाग में ये निक्षेपित करती हैं। और सभी जो सरिताएं हैं, यानी सभी इसकी जो धाराएं होती हैं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र विशाल कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर सभी जो सरिताएं होती हैं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ये जो रीजन है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना गया, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र कंकड़ और पत्थर वाला क्षेत्र है, तो ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। भाबर के नीचे वाला रीजन आ जाता है, ये आ जाता है तराई वाला रीजन। और तराई वाले रीजन में ये जो सरिताएं या नदियां हैं ये पुनः निकल आती हैं। तो तराई वाला रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा नम और दलदली क्षेत्र होता है। तराई वाले रीजन की चौड़ाई जो है सामान्यतः 10 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में होती है। चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा नम और दलदली क्षेत्र होता है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पतिक आवरण पाया जाता है। यानी ये जो क्षेत्र है ये वन प्राणियों से भरा हुआ और घने जंगलों का क्षेत्र होता है। यहाँ पे कहानी बताई गई है कि बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आए थे उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जो तराई रीजन है, तराई रीजन का एक बड़ा भाग, बड़ा जंगल का भाग जो काटा जा चुका है और यहाँ पर खेती कार्य के लिए इन शरणार्थियों को दिया गया है। और इसी क्षेत्र में जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। भाबर और तराई के बाद आ जाता है बांगर रीजन। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका बांगर क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है और ये पुराने जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, यानी बाढ़ वाला जो मैदान है उसके ऊपर का रीजन बांगर के नाम से जाना जाता है। और बांगर मैदान जो है ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यानी बांगर जो रीजन है, बांगर जो क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसको कंकड़ कहा जाता है। बांगर के बाद फिर है खादर। देखिए, खादर रीजन में लगातार बाढ़ आती रहती है और लगातार बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है बार बार यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा का आवरण बिछता रहता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए ये क्षेत्र आदर्श होते हैं। अब अगली भौगोलिक स्थलाकृति प्रायद्वीपी पठार है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है प्रायद्वीपी पठार वाला रीजन है, जो कि मैंने लाइन के अंदर ड्रॉ कर दिया है। ये आपका प्रायद्वीपी पठार वाला भाग है। तो प्रायद्वीपी पठार के बारे में हमने बताया था कि प्रायद्वीपी पठार जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह की वजह से बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपी पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। चूंकि प्रायद्वीपी पठार बहुत ज़्यादा प्राचीन है तो इस वजह से समय के साथ साथ इस पठार का बहुत ज़्यादा अपर्दन हुआ है और प्रायद्वीपी पठार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई हैं। यानी उनका अपर्दन होने की वजह से उनकी हाइट वगैरह कम हो गई है। तो इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। यानी यहाँ की पहाड़ियों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ की पहाड़ियाँ समय के साथ साथ अपर्दन की मार झेलते हुए गोलाकार हो गई हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। देखिए, प्रायद्वीपी पठार भी कई अन्य छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। इसमें मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन पठार और कई अन्य छोटे पठार भी शामिल हैं। तो इसके जो 2 मुख्य भाग हैं उनमें पहला भाग आ जाएगा मध्य उच्च भूमि। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा है। यहाँ पर लाइन के अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो हिस्सा है मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपी पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है
उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर जो पठार फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। बिंद श्रृंखला, देखिए ये बिंद श्रेणी है। बिंद श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, यानी बिंद श्रृंखला जो है दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी से घिरी हुई है। पश्चिम में जो मध्य उच्च भूमि है ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर जो आपकी बिंद श्रेणी है ये दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी से और उत्तर पश्चिम में यानी इस साइड में अरावली श्रेणी से घिरी हुई है, और इसके पश्चिम में आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर रेगिस्तान स्टार्ट हो जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थल में जाकर ये मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में बताया गया है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। देखिए आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान तो होगा। सबसे ऊपर की तरफ आपकी उत्तर दिशा होती है, ये नॉर्थ है। इसके नीचे साउथ होता है। इस साइड वाला जो रीजन है ये वाला, ये पूर्वी रीजन बोला जाता है, यानी पूर्व है, और ये आपका जो है पश्चिम है। तो यहां पर कहां से कहां बह रही हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी इस हिस्से से। ये आपका हिस्सा जो है ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, साउथ वेस्ट वाला रीजन है, और उत्तर पूर्व में बह रही हैं, यानी ये नॉर्थ ईस्ट में इस साइड में बह रही नदियां। यानी कहने का मतलब ये है कि नदियां जो है यहां से निकलकर इस साइड में जा रही हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं नदियां यहां से निकलकर इस साइड में जा रही हैं, दक्षिण पश्चिम से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ बह रही हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मध्य उच्च भूमि जो है ये पश्चिम वाले रीजन में, यानी पश्चिम वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है इसमें ये हिस्सा ही चौड़ा है, और पूर्व की तरफ जाते जाते ये हिस्सा काफी कम चौड़ाई का संकीर्ण हो जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी इस पठार का, यानी जो आपका मालवा का पठार है, इसका जो पूर्वी विस्तार है, यानी इस साइड वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड के और पूर्व में जाएंगे तो और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यानी इसके और पूर्व में आपको छोटा नागपुर पठार देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का अगला भाग है दक्कन का पठार। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण में हिस्सा है, ये लाइन के अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये पूरा दक्कन का पठार है। तो दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। देखिए उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, यानी आप देख पा रहे हैं उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला पड़ रही है, श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। देखिए जो महादेव की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं और मैकाल की जो पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा श्रृंखला के ही पूर्वी विस्तार हैं। ये आपकी सतपुड़ा श्रृंखला है, और इसी के आगे यहाँ पर पहाड़ियां जो पड़ती हैं जिसमें महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखलाएं हैं, वो सतपुड़ा श्रृंखला की ही पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, यानी इसका जो पश्चिम वाला रीजन है, ये वाला जो वेस्ट वाला रीजन है, इसमें इसकी हाइट ज्यादा है, यानी इसमें ऊंचा है, और पूर्व की ओर कम ऊंचा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दक्कन का पठार है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम में ऊंचाई है और पूर्व में ढलान है, पूर्व में कम ऊंचाई है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, यानी इसका एक हिस्सा जो है उत्तर पूर्व में भी है, या भारत का उत्तर पूर्व वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो एक हिस्सा इसका उत्तर पूर्व में भी है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या फिर कार्बी एंगलोंग पठार या फिर उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको जो है मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार या फिर उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। और यह एक भ्रंश के द्वारा, यानी एक गैप के द्वारा, यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को मालदा गैप कहा जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ नदियों के द्वारा जो अवसाद हैं, अवसादों के निक्षेपण से भर गया है। तो यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे भ्रंश है, इसके द्वारा ये छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। और पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, गारो, खासी और जयंतिया, ये मेघालय पठार में हैं। देखिए यहाँ पर तीन पहाड़ी श्रृंखलाएं हम दिखा दे रहे हैं आपको, गारो, खासी, जयंतिया। गारो पश्चिम से पूर्व में आप देखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय के पठार में पड़ती हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आपके सामने मैंने यहाँ दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार आपके सामने दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। देखिए ये दक्कन का पठार है, इसके पूर्वी सिरे पर ये आप देख रहे हैं, पूर्वी सिरा ये वाला हिस्सा है, इस पर पूर्वी घाट है, और पश्चिमी सिरे पर यहाँ पर पश्चिमी घाट पड़ता है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। देखिए पश्चिमी घाट वाला रीजन, ये वाला रीजन है, ये पश्चिमी तट के समानांतर पड़ता है और ये सतत है, यानी पश्चिमी जो घाट है
ये सतत अवस्था में, ये पूरी पहाड़ी जो है सतत है, कहीं भी कटी छटी नहीं है। इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। कौन कौन से दर्रे हैं इसमें? थाल घाट जो है ये मुंबई और नासिक के बीच में है। भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में है। पाल घाट जो है पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में है। ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। पश्चिमी घाट को कई अन्य नामों से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य स्थानीय नाम भी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से लेकर 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी ढाल के सारे जब हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद संघनित होकर हवा ठंडी होकर जो संघनित हो जाती है और वर्षा की बूंदों के रूप में यहाँ पे वर्षा करती है। ये पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने की वजह से होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई की बात करें, देखिए इसकी जो ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। नहीं, जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो पश्चिमी घाट यहाँ पर नीचे वाले स्थानों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि उत्तर में इसकी ऊंचाई कम है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुदी। देखिए अनाईमुदी न केवल पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि प्रायद्वीप पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी अनाईमुदी का नाम आएगा, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो भी अनाईमुदी का ही नाम आएगा। इसके अलावा डोडा बेटा भी है। डोडा बेटा भी पश्चिमी घाट की चोटी है, इसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये महानदी नदी बह रही है, इसके दक्षिण में यहाँ पर ये पूरा पूर्वी घाट है और पूरा आपकी नीलगिरी पहाड़ियों तक आता है। ये पूर्वी घाट जो है इसका विस्तार सतत नहीं है, क्योंकि पश्चिम से आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने इसको काट दिया है, यानी ये अनियमित है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। अन्य शिखरों में अरमाकोंडा, महेंद्रगिरी, देवमाली आदि शामिल हैं। देखिए यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपकी एनसीईआरटी किताब में महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है, जबकि नवीनतम जो आंकड़े या तथ्य हैं उनके अनुसार पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है। तो कोई भी अभ्यर्थी मुझसे ये कमेंट में बहस नहीं करेगा कि आपने गलत बताया है, आप गलत पढ़ा रहे हैं। कई जगह एनसीईआरटी में भी गलतियां हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी को भी अपडेट कर कर बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ पर गलतियां हैं, और यही कारण है कि मैंने यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, यानी पूर्वी घाट का दक्षिण पश्चिम ये वाला हिस्सा है, इसके दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावादी की पहाड़ियां स्थित हैं। उद्गम मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है और कोडाईकनाल, इन जैसे कुछ पहाड़ी नगर भी यहीं पर स्थित हैं, यानी कि ऊटी या फिर कोडाईकनाल जैसी जो पहाड़ी नगर हैं वो सेवराय या फिर जावादी की पहाड़ियों में पड़ते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता बताई गई है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और इसलिए इसके सेल जो है आग्नेय हैं, यानी काली मिट्टी जो है आग्नेय सेलों के अपरदन से बनी है। इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियों के बारे में बताया गया है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ती हैं। तो अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। अरावली की पहाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अपरदित और खंडित पहाड़ियां हैं, क्योंकि प्राचीनतम पहाड़ है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अगली भौगोलिक स्थलाकृति भारतीय मरुस्थल है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर, यानी अरावली पहाड़ी ये वाली पड़ती है, इसके पश्चिमी किनारे पर भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित का मतलब जगह जगह हल्का हल्का उठा हुआ भी है, तो बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में वर्षा जो है बहुत कम होती है, यानी यहाँ पर प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। इस वजह से यहाँ की जलवायु काफ़ी शुष्क है और यहाँ पर वनस्पति के नाम पर कटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं। वर्षा ऋतु में ही यहाँ पर कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं, उसके बाद ये सरिताएं जो है बालू में ही विलीन हो जाती हैं और पर्याप्त जल न मिलने की वजह से यहाँ पर जो सरिताएं हैं वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। केवल लूनी, देखिए लूनी ही इस मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है।
इसके अलावा यहाँ पे बरकान, बरकान मतलब अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, उन्हें बरकान कहा जाता है। तो यहाँ पर बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले जो है भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। देखिए भारतीय महामरुस्थल जो है इसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो लंबवत टीले हैं ये भारत पाकिस्तान सीमा के समीप काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अगली भौगोलिक स्थलाकृति तटीय मैदान है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और पूर्वी सिरे पर दोनों तरफ संकीर्ण पट्टियों में तटीय मैदान है। पश्चिमी तट यानी आपका ये वाला हिस्सा जो है ये पश्चिमी तट बोला जाता है। तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। देखिए पश्चिमी घाट, ये रेड कलर का जो आप लाइन दिख रहे हैं, मोटा वाला लाइन दिख रहे हैं, ये आपका पश्चिमी घाट है। और इस साइड में जो इसके पश्चिमी हिस्सा पड़ रहा है ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट मैदान के भी 3 भाग हैं। इस तट के उत्तरी भाग को कोंकण, इस तट का जो उत्तरी भाग है कोंकण, यानी खास करके मुंबई और गोवा रीजन में जो इसका तट का भाग है उसको कोंकण कहा जाता है। इसके मध्य भाग को, यानी इसका जो मध्य वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको कन्नड़ मैदान, यानी गोवा से लेकर मंगलूर के बीच में इसको कन्नड़ मैदान कहा जाता है। इसका जो दक्षिणी भाग है इसको मालाबार तट, इसका जो दक्षिणी भाग आप देख पा रहे हैं इसको मालाबार तट, यानी मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो हिस्सा है तट का उसको मालाबार तट कहा जाता है। वहीं पूर्वी तट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूर्वी तट है, और जो लाल लाइन देख रहे हैं आप मोटी सी, ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में आपका पूर्वी तट पड़ता है। देखिए पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट है ये काफी ज्यादा चौड़ा है, समतल है और विस्तृत मैदान है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पश्चिमी तट की तो चौड़ाई बहुत कम है, संकीर्ण है, जबकि जो आपका पूर्वी तट है ये काफी ज्यादा चौड़ा है और समतल और विस्तृत मैदान है। उसका रीजन ये है कि जो पश्चिम से निकलने वाली नदियां हैं वो अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उन अवसादों को यहाँ पर निक्षेपण करती हैं। इसी वजह से जो पूर्वी तट है काफी ज्यादा चौड़ा और विस्तृत है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, यानी इसका जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट का उत्तरी वाला भाग है, इसको उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका जो दक्षिणी भाग है, ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। देखिए चिल्का झील के बारे में बताया गया है कि चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और चिल्का झील जो है उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में पड़ती है। अब देखिए अगली स्थलाकृति भारत के द्वीप समूह हैं। तो भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है, एक तो अरब सागर में है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह पड़ता है। तो ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। देखिए प्रवाल एक जीव होता है, जब वह मर जाता है तो वहां पर क्या है, कंकालों का ढेर लग जाता है, तो उससे कि बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं। और प्रवाल का जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप समूह जो है 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कवारत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय और यहाँ की राजधानी है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है, इसे पित्ती पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में पड़ता है और केरल के मालाबार तट के पास है। अब यहाँ पे प्रवाल के बारे में बताया गया, प्रवाल जीवों के बारे में बताया गया है। देखिए प्रवाल जो है ये समुद्री जीव होते हैं। प्रवाल पॉलिप्स जो हैं कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। और प्रवाल का विकास जो है छिछले और गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी इनका जो बाहरी खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रवाल स्राव और प्रवाल स्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि प्रवाल जो समूह में रहते हैं, तो जब ये मरते हैं तो इनका पूरा का पूरा समूह जो है एक पूरी संरचना तैयार कर देता है, एक टीला के रूप में तैयार हो जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। जैसा कि आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या फिर हॉर्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। प्रवाल वलय का मतलब इस तरह का प्रवाल वलय, हॉर्सशू आकार के रोधिका होते हैं, इन्हें प्रवाल वलय कहा जाता है। अगला द्वीप समूह जो है आपका
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये दो भागों में डिवाइड है। इसका उत्तर वाला हिस्सा अंडमान है, उत्तर में आप देख पा रहे हैं अंडमान द्वीप समूह है, और दक्षिण वाला हिस्सा जो है ये निकोबार द्वीप समूह है। ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप समूह जो है निमज्जित पर्वत, निमज्जित का मतलब डूबा हुआ पर्वत जो है, सबमरीन पर्वत जो है। देखिए, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, भारत का जो पूर्वी सीमा है और म्यांमार की जो सीमा है, इसके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको अराकान यूमा के नाम से जाना जाता है। तो अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला जो है आगे समुद्र में जाके डूब गई है और आगे चल के थोड़ा थोड़ा ये ऊपर हिस्सा उभर कर सामने आ गया है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह जो है निमज्जित पर्वत श्रेणियों अराकान यूमा के शिखर हैं, ऐसा ये माना जाता है। ये द्वीप जो है विषुववृत्त के समीप पड़ते हैं और यहाँ की जलवायु विस्फीति है, तो यहाँ पर घने जंगलों से आच्छादित हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे बैरन द्वीप पर ही स्थित है, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप पर पड़ता है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर हमने अंडमान और निकोबार के बारे में या फिर लक्षद्वीप के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम फिर से क्लास 11th में पढ़ेंगे और वहाँ पर हम इसको फिर से डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए, अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जो कि आपके लिए समय की बचत भी करेगी और आपको अभ्यास भी प्रदान करवाएगी। इसके अलावा हमने चैनल में प्लेलिस्ट बनाकर इसके अभ्यास प्रश्नों के वीडियो भी बनाए हैं, तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त करने के बाद आप अभ्यास प्रश्नों वाले वीडियो भी लगाया कीजिए ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है उनका आप अभ्यास कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।